Good evening, friends. Today, our topic of discussion is why India's GDP is falling down day by day. कि इंडिया की जीडीपी दिन ब दिन क्यों गिरती जा रही है व्हेन वी कंपेयर इंडिया टू अदर कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए। तो क्यों इंडिया की जीडीपी रोज़ गिरती जा रही है, क्यों इंडिया इतना जर्जर और कमज़ोर होता जा रहा है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। अब अगर हम रूट्स की तरफ जाएंगे तो अगर जड़ से इसको पकड़ेंगे तो कोई भी बीमारी होती है उसका इलाज हमें जड़ से ही करना पड़ता है, तभी उसका इलाज हमें मिलता है। अगर थोड़ा सा जैसे कि हमने देखा कोई कीड़ा लगा फसल में तो हमने वहाँ पे थोड़े से डीटीटी पाउडर डाल दिया, उसके बाद वो फिर लग गया कीड़ा, तो हमें जड़ पकड़नी चाहिए कि कीड़ा लग क्यों रहा है इसमें फसल में। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसका सबसे पहला रीज़न तो यह है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर आपको अपनी पार्टी बनाने की आज़ादी है। तो यहाँ पे पार्टियाँ बहुत सारी बन गई। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। अब देखिए मैं आपको अगर पार्टियाँ गिनवाने की बात करूँ तो देखिए आप, कांग्रेस पार्टी, ठीक है जी, फिर आ गई बीजेपी, फिर आ गई आरजेडी। मुझे तो पता ही नहीं था आरजेडी कौन है, मैं तो सोचता था कि जैसे कोई रेडियो जॉकी या किसी डीजे पार्टी का नाम है ये। आरजेडी के बाद आ गया जी आपका बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, फिर आ गई आपकी समाजवादी पार्टी। अच्छा जी, ये कौन है जी? ये है जी टीएमसी। अच्छा जी, ये कौन आ गया? ये आ गई शिवसेना। अच्छा जी, ये कौन आ गया जी? ये आ गया जी बजरंग दल। अच्छा जी, ये कौन है जी? ये आ गई जी आप पार्टी है। ये फ्री कर दे सब कुछ इसने। आप ये बताइए, ये आप पार्टी आ गई। अच्छा जी, ये भाई कौन है? इसे टिकट नहीं मिली थी, ये खड़ा हो गया। ये कौन है? निर्दलीय है, आज़ाद उम्मीदवार। तो आप देखिए कि इतनी सारी तो पार्टीज़ हैं, तो पब्लिक कहाँ है? आप देखिए ना, पब्लिक कहाँ है इनमें? ये तो सारे तो नेता ही हो गए। सब तो नेता ही हैं। तू कौन भाई? तू नेता। तू कौन भाई? तू नेता है। ये कौन भाई? ये नेता। वो कौन? वो नेता। तो पब्लिक कहाँ है भैया? पब्लिक कहाँ पर है? तो सब नेता हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी जो खामी है वो यही है इस कंट्री की, कि यहाँ पे पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ की इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि देखो, हर आदमी ना आजकल क्या है कि एक फील्ड चूज़ करता है कि पैसा कैसे कमाना है। पैसे के बारे में कहा जाता है कि जो वेल्थ है, जो लक्ष्मी है, वो सबको आकर्षित करती है अपनी तरफ। वेदर यू आर ए मैन, वेदर यू आर ए वुमेन, वेदर यू आर ए किड, आप कोई भी हैं, आप आदमी हैं, औरत हैं, आप कोई छोटा बच्चा है, उसको भी पैसा अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आदमी फील्ड वो चूज़ कर लेता है कि जिससे पैसा कमाया जा सके। तो चुनाव उसका एक तरीका है पैसा कमाने का, कि देखिए उसमें पैसा खर्च होता है। आपको टिकट फ्री तो मिलेगी नहीं किसी पार्टी की। आपको पहले टिकट लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर आपको नेम फेम चाहिए कि आप फेमस होने चाहिए कि आपको वोटिंग कर सके पब्लिक। फिर आपको ऐसे भाषण आने चाहिए, आपको ऐसी स्पीचेज़ आने चाहिए कि आप पब्लिक को गुमराह कर सकें, यहाँ बड़े बड़े ख्वाब दिखा सकें, ऐसी बातें करें जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। इसलिए यहाँ की इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन जा रही है। ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये सबसे बड़ा पहला कारण है, क्योंकि चुनाव में पैसा तो खर्च होता है भैया। फ्री में तो चुनाव लड़े नहीं जाते, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में। और जब पैसा जिसका खर्च हुआ है वो पैसे तो कमाएगा ही, ऐसे नहीं तो वैसे। तो उसे पैसे चाहिए, पहली चीज़। उसे कोई मतलब नहीं जनता मनता से, उसे देखना है भाई अपना कैसे ठीक करना। बाहर में गई जनता पंता, कौन किसको पूछ रहा है? एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे सारे। अभी मैं बात कर दूंगा बड़ी बड़ी हैं। वो विजिबल कब होते हैं नेता? दे ओनली कम एट द टाइम ऑफ पोलिंग, सडनली दे डिसअपियर। यू विल नॉट फाइंड दैम एट देयर होम, एट देयर ऑफिस प्लेस, कहीं आपको नहीं मिलेंगे उसके बाद। ये
पार्लियामेंट में भी मिल जाए आपको तो बहुत बड़ी बात है। कभी चले गए, मन करा तो चले गए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहला कारण ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत है, ये एक या दो होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, दूसरा क्या कारण है, इकॉनमी जो यहाँ की ग्रो नहीं कर पा रही। इनकी एक एज लिमिट होनी चाहिए नेताओं की, कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको 58 की या 55 की एज में उनको रिटायर कर दिया जाता है, या जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनकी भी एक एज लिमिट होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी एक एज लिमिट होती है कि भैया इस एज के बाद रिटायरमेंट ले लो आप। इनकी रिटायरमेंट नहीं है कोई, ये पैर कब्र में भी लटक रहे होंगे तो ये भाषण देने आ जाते हैं स्टेज पे, झूठ का भाषण। तो इनकी एज लिमिट होनी चाहिए कि भैया इस एज के बाद आपका ये जो पॉलिटिकल कैरियर है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप अपना घर में सो आराम से जा कर के, यूथ को मौका दो, आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं है इनकी कोई एज लिमिट नहीं, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण इसका ये है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। व्हेन वी कंपेयर इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अब न्यूजीलैंड में 1 किलोमीटर में 6 आदमी पाए जाते हैं, यहाँ आपको 1 किलोमीटर में 6 लाख मिल जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं जी, बस पैदा हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं पैदा, और बहुत सारे हो रहे हैं। फैमिली प्लानिंग नाम की कोई चीज़ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, जिसके घर में ज़्यादा आदमी है भाई वही ठीक है, वही सही है, वही तगड़ा है, जो खड़े हो जाए आके उसके साथ। एक ये सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। तीसरा कारण इसका ये है कि यहाँ पे स्टेट वाइज डेवलपमेंट नहीं है। स्टेट वाइज डेवलपमेंट मीन्स कि पीपल जो अदर स्टेट्स में रह रहे हैं दे माइग्रेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, इन शहरों की तरफ उनका निरंतर पलायन होता जा रहा है। कई तो इंडिया का ऐसा हिस्सा हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रेत पड़ी हुई है, खाली रेगिस्तान है, वहाँ पे कोई ना आदमी है ना आदमी की जात है। लेकिन व्हेन वी सी टू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भीड़ ऐसे भरी हुई है, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है, थ्रोट कट कंपटीशन हो रहा है। उसका कारण क्या है कि अब ये जो पिछड़े हुए इलाके, जो पिछड़ी स्टेट्स हैं, लाइक आपका ये हो गया बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है जी, और भी जितने ये हो गए दरभंगा वरभंगा, और ये क्या कहते हैं आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो यहाँ से लोग जो हैं पलायन कर करके इधर महानगरों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि इनके जो नेता थे उन्होंने कभी अपनी स्टेट्स की डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। उन्हें सिर्फ एक ही काम था कि बस एक चुनाव जीत लेना है, उसके बाद दूसरे चुनाव की तैयारी। चलो जी दूसरा चुनाव जीत लिया, चलो जी तीसरे चुनाव की तैयारी, तीसरा चुनाव जीत लिया, चलो जी चौथे चुनाव की तैयारी। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है जो माइग्रेट हो रहे पीपल। बिहार का मोस्टली लोग जो हैं वो पंजाब की तरफ चले जाते हैं, वहाँ खेती बाड़ी करते हैं जा कर के। अभी मैं देख रहा था कि लुधियाना की जो पॉपुलेशन है वो 17 लाख है, जिसमें कि 10 लाख तो पंजाब की पॉपुलेशन है और 7 लाख उसमें बिहार से आके लोग रह रहे हैं बाहर से। बताओ, अब इनके अपनी स्टेट्स में अगर इनके मिनिस्टर्स ने एग्रीकल्चर कोई डेवलपमेंट किया होता, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या कोई उसमें हाईटेक उन्होंने कृषि के लिए कोई यंत्र वगैरह या कुछ ऐसे कुछ इक्विपमेंट मंगवाए होते, या इनको कैसे डेवलप करना है, बाहर के जो देश हैं वो कैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं, कि इनको क्या सिखाया जाए क्या नहीं सिखाया जाए, कभी ऐसी कोशिश इन्होंने करी ही नहीं। एजुकेट तो करा ही नहीं कभी पब्लिक को, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ जो बच गए उन्हें अपने साथ रख लिया, आ जाओ हमारी रैली में तुम पत्थर मारना, बस वो पत्थर मारने के लिए रख लिए। अब अगर यही एजुकेट हो जाएंगे तो इनकी रैलियों में कौन जाएगा, इनके झंडे कौन उठाएगा, इनके पत्थर कौन मारेगा, ये भी एक मुद्दा है। तो इनको एजुकेट कभी करना नहीं है किसी भी फील्ड के लिए। सबसे बड़ी चीज़ और ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करी इन स्टेट्स में कभी इनके मिनिस्टर ने।
इनसे पूछा ही नहीं जाता कि हाँ भैया तुम चुनाव जीतोगे तो करोगे क्या, तुम ये तो बताओ। पब्लिक भी ऐसे अंधी हो जाती है, वो भी वोट देने लग जाती है इनको। और दूसरे अपनी स्पीचेस में ये जो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ऐसी ऊट पटांग बातें जिनका कोई लेना देना नहीं होता हकीकत से, कोई रियलिटी से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हाँ जी हम ये कर देंगे, मैं वो कर दूंगा। अब मैं कहूँ जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, मैं कहने लग जाऊँ जी हाँ मैं दिल्ली का क्लाइमेट जो है वो स्विट्ज़रलैंड जैसा बना दूंगा, मुझे पता नहीं बन सकता। लेकिन कहने में क्या जा रहा है, कह दो, क्या दिक्कत है। पब्लिक तो पागल है ही। आप कह दो हाँ जी मैं बना दूंगा, स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा दिल्ली को, मुझे पता नहीं बन सकती। पोल्यूशन इतना है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है यहाँ गर्मियों में, कैसे बना दूंगा मैं स्विट्ज़रलैंड। लेकिन आप नेता हो कहो, उसकी स्पीच में लिख दो, वो कह देगा हाँ मैं बना दूंगा स्विट्ज़रलैंड, मेरे पास टेक्निक है, मैं बना दूंगा स्विट्ज़रलैंड, बना दूंगा, साफ़ कर दूंगा, नदियाँ साफ़ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। होना कुछ है नहीं। तो इसमें करना क्या चाहिए था इनको, करना ये चाहिए था कि इनको ये स्टेट वाइज डेवलपमेंट करते हैं। इन्होंने क्या करा, महानगरों की तरफ भागना शुरू कर दिया वहाँ के लोगों ने, और महानगरों वालों ने बाहर की कंट्रीज़ में भागना शुरू कर दिया, यहाँ से फेडअप हो गए। एजुकेट किया नहीं किसी लोगों को, क्राइम निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो पीपल क्राइम कौन करते हैं, क्राइम वो करते हैं जिनको लॉ नहीं मालूम होता। अब कोई लड़का या लड़की बाहर से आते हैं, वो क्राइम करते हैं या कुछ करते हैं, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता। अब कहते हैं जी रेप हो गया, अब उसे अगर पता होता कि रेप की सज़ा इतनी है, वो कभी रेप करेगा ही नहीं भूल के, उसे पता ही नहीं। तो इसलिए स्कूल्स में भी एक लॉ की, एजुकेशन की एक क्लास होनी चाहिए कि जिसमें उन्हें बताया जाए कि इस क्राइम की इतनी सज़ा है भैया, रेप की इतनी सज़ा है, चोरी की इतनी सज़ा है, मर्डर की इतनी सज़ा है, इस चीज़ की इतनी सज़ा है, ताकि वो क्राइम करने से पहले डरें। लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा है। यहाँ आपको वकील ऐसे मिलेंगे जो वकील कम दलाल ज़्यादा हैं, वो कहेंगे हाँ कोई बात नहीं तू कर क्राइम, कोई दिक्कत नहीं है, अरे मैं तो तुझे यूँ निकाल लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है तू कर। तो यहाँ तो उल्टा है सिस्टम। अब इसको क्या बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रॉपर नहीं है, इसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कब प्रॉपर होगा, जब पुलिस प्रॉपर होगी। पुलिस क्यों होगी प्रॉपर, पुलिस है ही नहीं यहाँ की, पुलिस भी यहाँ की नहीं है। आपका कानून आपका नहीं है, ठीक है। जो पुलिस एक्ट है, ये कस्टम एक्ट है, और भी जितने लॉ, ये सब यूके से आया है, ये सब यूके से आया है, यूनाइटेड किंगडम से आया है। जो ब्रिटिश का जो शासन था वही इस सारे कानून को लेकर के आया। उसमें समय समय पर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स होती हैं, जिनको बोलते हैं कानून में संशोधन। वो थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स होती हैं, उनके बिल रखे जाते हैं पार्लियामेंट में, वो पास किए जाते हैं। उनकी जो किताब है मोटी, जैसे कि कस्टम एक्ट, उसके आगे लिख दिया 1962, तो 1962 में वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके ऊपर काले रंग का गत्ता लगा दिया, गोल्डन कलर से लिख दिया कस्टम्स एक्ट 1962। तो वो हमारा लॉ नहीं है, हमारा तो पुराना लॉ था। फिर राजा महाराजे का दरबार लगता था और उसमें वो आकर के अपनी प्रॉब्लम्स समझाते थे उसको, राजा महाराजा को, वही कर वसूलता था, उसके मंत्री संतरी होते थे। अब यहाँ पे इन्होंने यूके को फॉलो कर रहे हैं, भाई यूके ने लिख कर दिया है, उस पर लिख दिया बस कस्टम्स एक्ट, पुलिस एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ठीक है, लेबर लॉ एक्ट, ये सब यूके से आया है। तो यूके को फॉलो कर रहे हैं लोग आज भी। तो यूके का दिमाग तो था ही, अच्छा दिमाग था, बढ़िया यूके के लोगों का, तभी तो उन्होंने 70 से ज़्यादा देशों को गुलाम बनाया था। 200 साल इंडिया को बनाया था, 200 साल इंडिया को बनाया था, 200 साल इंडिया के ऊपर राज किया था। इसीलिए राज किया था कि लोग उनको फॉलो करते हैं, आज भी उनको फॉलो करते हैं। तो फॉलो करो, अच्छी कंट्रीज़ को फॉलो कीजिए आप, लेकिन उनकी अच्छी बातों को भी फॉलो कीजिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितने भी नेता हैं ये जाते हैं जब भी अपने भाषणों में, मैंने देखा है गरीब पिछड़े लोगों के पास जब जाते हैं तो उन्हें अजीब अजीब तरीके की बातें बोलते हैं। अरे ये तो बेचारे यहाँ के कुचले दबे हुए लोग हैं, इन्हें क्या पता, इनका तो उत्थान करना पड़ेगा, मैं आपका भाई, मैं आपके लिए करूँगा, ये वो। तो ये उसको और ज़्यादा डीमोरलाइज कर देते हैं। उसको लगने लगता है कि वो डिपेंड हो जाता है इन पे, इनकी स्पीच सुन के कि हाँ अब जो करेंगे नेताजी करेंगे। लेकिन नेताजी कुछ नहीं करेंगे, हर एक को अपना काम खुद ही करना पड़ता है। यूएसए में देखा कभी आपने कोई डीमोरलाइज कर रहा हो पब्लिक को,
कि नहीं ये तो गरीब है जी, ये तो कुचले हुए हैं, ये तो ऐसे हैं जी, ये तो वैसे हैं, ये वो। आदमी को हमेशा हौसला देना चाहिए किसी को भी कि नहीं तू गरीब नहीं है, तू ठीक है, तू फिज़िकली फिट है, तेरे पास रहने के लिए छत है, सोने के लिए तेरे पास मकान है, तेरी अच्छी बॉडी है, तेरे पास एक अच्छा दिमाग है, तू अपना दिमाग इस्तेमाल कर, तू एजुकेट है, अपने आप को ठीक कर, पैसे कमा। ये उसको उल्टी कहानी बतानी शुरू कर देते हैं, ये तो गरीब है, तू तो कुचला हुआ है, तेरे तो ये है, तेरे तो वो है, इनसे ये बेचारे क्या करेंगे, इनको क्या पता है, इनको तो वो आएंगे, एक नेता आएगा और दूसरे पे कीचड़ उछाल के चला जाएगा, दूसरा आएगा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, उन्हें और डीमोरलाइज करते रहते हैं पब्लिक को। तो ये भी इकॉनमी इससे डाउन जाती है क्योंकि वो पब्लिक इन पे डिपेंड हो जाती है ऑलरेडी। जो एजुकेट नहीं है, जो पब्लिक जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। आपने कभी यूएसए में देखा किसी को कि कोई कैसे पब्लिक को नीचा दिखाते हुए कि यार तुम ये नहीं, वो कहते हैं हम अच्छे हैं हमेशा। तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए वहाँ से कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे ऊँचे हैं, हम ठीक हैं, मैं ठीक हूँ। तो जब अमेरिकन एटीट्यूड आपके अंदर भी आएगा तो आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको तो यही बताया कि आप तो गरीब हो, आप तो जी कुचले हुए हो, आप तो ये हो, आप वो हो, तो आप कहाँ से हो? जापान है, जापान में लोग अपना काम खुद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये चीज़ यहाँ पे भी सिखानी चाहिए लोगों को। यहाँ पे तो ये नौकर है, अच्छा जी ये तो नौकर है, अच्छा अरे यार ये तो नौकर के साथ बैठ के यार वो नौकर के साथ बैठ के यार तुम तो खाने लग गए, ये करने लग गए, वो करने लग गए। अच्छा ये तो ये आ गया, कौन है आ गया, ये जो गाड़ी पे कपड़ा मारने वाला आया है, ये वो आया है, ये वो आया, बर्तन मांजने वाली आई है, ये बाई है, ये वो है, ये वो है, अच्छा ये फलाना मेरा वो है। अच्छा अच्छा, तो 50-50 तो यहाँ पे नौकर बिना मतलब के लोग हैं, है ना। वो सबसे बड़ी दिक्कत है। एजुकेशन प्रॉपर है नहीं वहाँ पे, लॉ की नॉलेज भी देनी चाहिए बच्चों को ताकि उनको बचपन से पता चले कि क्राइम क्या है, क्राइम नहीं करना। क्योंकि अगर हम क्राइम करेंगे तो इतनी सज़ा है उन्हें पता नहीं। और माइग्रेट नहीं करना चाहिए पीपल को, जो अपनी स्टेट्स को डेवलपमेंट करना चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहिए। ये जो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनके साथ एक कंडीशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि आपको अपनी फैक्ट्री वहाँ पे लगानी है, आपको अपने उद्योग वहाँ पे लगाने ही लगाने हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे खोलनी है, इतने लोगों को रोज़गार देना ही देना है। तो अपने आप जब अपनी अपनी स्टेट्स को आप डेवलप करेंगे, अपने अपने नेता अपनी स्टेट्स को डेवलप करेंगे तो आप भारत की तरक्की अपने आप ही हो जाएगी। आप उन्हें सिर्फ इसी काम के लिए रखेंगे कि भाई तू तो लाचार है, तू ये है वो है, तो सिर्फ पत्थर मार रैलियों में यहाँ खड़ा होकर, तो वो यही काम करेंगे, है ना। ये भी दिक्कत है। दिल्ली में क्यों क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है? दिल्ली की पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस में दिल्ली के लोग ही नहीं है भर्ती, वो हरियाणा से आके यहाँ भर्ती हो रहे हैं। उन्हें पता है कि अपनी स्टेट में भर्ती हो गए तो वहाँ तो वही बैठे बैठे पता नहीं कब थाने में आग लगा दें, कब पटरियों पे बैठ जाएं धरना देने, औरतें भी और बच्चे भी कब पत्थर मार के सर फोड़ दें उनका। अब यहाँ सॉफ्ट कम्युनिटी को चुना जाता है कि वहाँ से चलो इधर आके भर्ती हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई FIR लिखने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत, अपना घर पे सोए आराम से, जब मन करा चले गए, ना नहीं तो VIP रूट पे चले गए या कहीं और चले गए, चलो जी किसी नेता की चमचागिरी में चले गए, बस यही काम है, और क्या करना है। यहाँ किसी को डरा धमका के पैसे उससे लूट खसोट कर ली, बस यही काम है, और क्या काम है। तभी तो गैंग पनप रहे हैं यहाँ पे दिन ब दिन। तो हर आदमी अपनी स्टेट में उसको अपने को डेवलप करना चाहिए। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ठेकेदारों की बनती है, नेताओं की बनती है। इनको चाहिए कि हर स्टेट को डेवलप कैसे करना है, उसके बारे में कैसे सोचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे बॉलीवुड है, अब बॉलीवुड में इनके ब्रांड रेट हैं भैया, अपने अपने इनके ये 50-50 करोड़ 45-45 करोड़ लेते हैं। सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, और वहाँ पे सुशांत सिंह जैसे वहाँ जाके अगर कर दे भाई 50 लाख में फ़िल्म कर दे जा करके, तो उन्हें हजम थोड़ी होगी फिर ये बात। वो तो कहेंगे ना ये तो यार यहाँ तो चला जाए या मर जाए, यहाँ ठीक नहीं है यार, ये तो ब्रांड रेट हमारे ख़राब कर रहा है। हालांकि उसने तो बेचारे ने अपनी मर्ज़ी से करा नहीं कोई ख़राब रेट, है ना। उसको तो काम की ज़रूरत थी और किसी ने उस चीज़ को भांप लिया कि इसे काम की ज़रूरत है, तो उतने पैसों में उससे काम कराने लग गए। लेकिन उससे इनका एक
ब्रांड रेट ख़राब हो गया। तो इनको चाहिए कि जो अदर स्टेट्स हैं वो भी अपने वहाँ पे स्टूडियोज़ वगैरह बनाएं, वो भी अपनी फिल्में प्रोड्यूस करें, वो भी देखें कि हाँ कैसे काम करना है, क्या करना है, फाइनेंसर ढूंढे अच्छे, ना कि वो डिपेंड हो जाए कि भाई मुंबई जाना है, दिल्ली ही जाना है, चेन्नई जाना है, कोलकाता ही जाना है। अपनी अपनी स्टेट्स को डेवलप करें, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो सकेगी, नहीं तो आपकी इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। दूसरा और क्या है यहाँ पे कि जैसे कभी आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि हाँ जी फूड अडल्ट्रेशन बहुत है, फूड अडल्ट्रेशन बहुत है। अब इसके लिए कोई लॉ होना चाहिए कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया, उसमें बताया गया है कि अगर हम कोई मिलावटी सामान खाते हैं जैसे खाने पीने की चीज़, तो वहाँ उससे हमारे जो मानसिक जो है विकृति उत्पन्न होती है। मानसिक विकृति मीन्स कि हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है वो कम होती है उससे। वो आप यहाँ देखिए यूपी में आम ही बना दिया जाता है, ये नकली दूध बना देंगे, नकली घी बना देंगे। हाँ, किसान को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। वो अंधाधुंध पेस्टिसाइड फेंक रहा है फसलों में, उससे कैंसर फैल रहा है। कितना कैंसर फैल गया पंजाब में, बठिंडा से एक ट्रेन चलती है उसका नाम कैंसर ट्रेन है। कोई बताने नहीं गया उन्हें कि भैया इतने पेस्टिसाइड आप मत खेतों में स्प्रे करो, यहाँ ये उन्हें पता ही नहीं इन चीज़ों का क्या लेना देना उन्हें इन चीज़ से। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप ये नेताओं के चक्कर में मत रहिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपना काम खुद करिए। इनकी स्पीचेस, इनके भाषण पे कभी आप ना तो कोई रिप्लाई करिए और ना ही कभी यकीन करिए किसी तरह का। अपना काम आप खुद करिए। अब आप देखिए कि यहाँ के जो अब कई बार हमें जैसे टीवी में देखने को मिलता है, यहाँ हमें पूछा जाता है हाँ जी ये कौन है जी, ये कौन है जी, ये तो जी होम मिनिस्टर है। अच्छा जी, क्या, अच्छा क्या नाम है? तो गृह मंत्री हैं। अच्छा गृह मंत्री हैं, क्या इनका क्या रोल है? सारी पुलिस फोर्स ना इनके नीचे आती है। मगर जी अच्छा, पुलिस फोर्स इनके नीचे आती है, और जो सामने कभी पिक्चर में आ जाते हैं तो यार ये तो खुद 10 बीमारी हैं। कैसे कैसे गृह मंत्री बना दिए बताओ। मेरे हिसाब से तो कोई भी मंत्री या महामंत्री चूज़ करने से पहले उसका पूरा मेडिकल टेस्ट होना चाहिए कि इसको किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। और ये सुरक्षा करते हैं, किस चीज़ की सुरक्षा करते हैं? तो खुद का पेट इतना बाहर नीचे लटक रहा है, किस चीज़ की सुरक्षा करते हैं? चला जा नहीं रहा, ये गृह मंत्री बन गए। किस चीज़ का गृह मंत्री बन गया अभी? तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बताओ गृह मंत्री बन जाते हैं जिनका अपना कोई फिजिकल फिटनेस है नहीं, और पुलिस रिपोर्टिंग कर रही है जी इनको, पुलिस सारी इनको रिपोर्टिंग करती है, फोर्स इनको। अच्छा ये कौन है जी? ये रक्षा मंत्री हैं। अच्छा ओह, एयरफोर्स इनके अंडर आती है। हाँ जी, आर्मी इनके अंडर आती है जी। अच्छा, और क्या आता है इनके अंडर? नेवी भी इनके अंडर ही आती है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे जब कोई हम चुनते हैं कोई भी नेता कि हाँ जी एयरफोर्स इसके अंडर आ रही है, आर्मी इसके अंडर आ रही है, नेवी इसके अंडर आ रही है, तो हमें पहले ये उसके एक मेडिकल टेस्ट होना चाहिए उस नेता का भी कि इसे कोई बीमारी तो नहीं है, इसे कोई एड्स, कैंसर, इस तरह का कोई बीमारी तो नहीं है कि इसकी मानसिक विकृति हो रखी हो, इसको पता ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। और इसको आप ये पूछिए कि कोई एयरक्राफ्ट इसको उड़ाना आता है या कोई सी क्राफ्ट इसको उड़ाना आता है? कोई ये किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है कि हाँ कि इसने भाई पहले के आर्मी को सर्व किया है या किसी और इसने नेवी को सर्व किया है, या ये उड़ा लेता है? कोई इक्विपमेंट उड़ा सकता है, एयरक्राफ्ट उड़ा सकता है? कौन कौन से वेपन ये चला सकता है भाई? ये रक्षा मंत्री बनाया है, कोई वेपन वूपन चला भी सकता है ये, कोई मिसाइल विसाइल खुद अपने हाथ से भी छोड़ सकता है। अगर कोई ऐसा बंदा है तो मेरे हिसाब से उसको बनाना चाहिए रक्षा मंत्री। ये नहीं किसी को भी पकड़ा टॉफ़ी की तरह उसको मिनिस्ट्री पकड़ा दी कि ये ले पकड़ टॉफ़ी खा ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? फाइनेंस मिनिस्टर अगर किसी को बनाते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो, जिसके बारे में ये बताओ कि इसके पास कितनी लग्जरी कार्स हैं, ये खाता क्या है, इसकी डाइट क्या है ना,
ये अपने ऊपर कितने पैसे खर्च करता है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है, किस किस कंट्री में घूमता है, उससे ये होगा, मेरे हिसाब से उससे ये होगा कि अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर है, यही बहुत अमीर बंदा है और इसका एक्सपेंडिचर बहुत है, और इसने अपने कैसे रखा हुआ है, अपने साथ के बंदों को कैसे रखा हुआ है, और ये पब्लिक के बारे में क्या सोचता है, और ये पैसे खर्च करता है या नहीं करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट है या नहीं है। तो स्पेंड थ्रिफ्ट होगा तो पैसे कमाएगा भी, वो भूखा नंगा होगा, हमेशा पैसे बचाने की बात करता रहेगा, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैसे खर्च करता है वही पैसे कमा पाता है, ऐसा मेरा मानना है। जो आपको यही बताता रहे कि आप तो गरीब हो जी, आप पिछड़े हो, इकोनॉमी डाउन जा रही है, क्या करें, ये वो, ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्या, जो ये ना हो कि अपना रोना रोने लग जाए आपके आगे आगे, बल्कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, वो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ही कंट्री जो है ये डेवलप होगी। कोई भूखा नंगा नहीं फाइनेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए कि जो खुद भीख मांग के कहीं से आ रहा हो और वही ये फाइनेंस मिनिस्टर हमने बना दिया। अब पुतिन है, पुतिन देखिए आप कितने एयरक्राफ्ट वो उड़ाते हैं, बाकी वो देखिए कितनी कितनी अच्छी चीज़ें, कितने वेपन्स वो इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ उन्हें आता है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ कोई एज नहीं रिटायरमेंट की भी नेताओं की, और चले हुए हैं काफिला, मैं चला था काफिला बन गया और चले हुए हैं बस, पीछे पीछे पब्लिक पागल है, एक चला एक के पीछे 10, 10 के पीछे 100, 100 के पीछे 150, वही चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ कंडीशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि ये फलां स्टेट्स में अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे, वहाँ के लोगों की, वहाँ की जनता को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। तीसरा चीज़, ये जो कागज़ों में दी जाती हैं योजनाएं कि हाँ ये फलाना लोन मिल रहा है, ये लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन, ये लोन, फलाना लोन, इनका हकीकत से कितना लेना देना है, इनका एक सर्वे होना चाहिए, इनके वीडियोस डालने चाहिए। यहाँ कभी कोई बैंक में लोन लेने जाता है तो उसके साथ बैंक ऑफिसर बदतमीजी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बैंक मेरे हिसाब से इंडिया में लोन उसी को देता है जिसको लोन वापस नहीं करना होता, लाइक विजय माल्या और 2 4 5 और जो हैं। अगर कोई ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा से जाकर बैंक के सामने खड़ा होता है तो मेरे हिसाब से बैंक कोई उसको लोन नहीं देता, बैंक दूसरे बैंक का एड्रेस बता देता है उसको। तो ये सब देखना चाहिए कि हाँ ये योजनाएं जो हैं इनमें कुछ है भी, कोई पानी है इनमें, कितना तालाब है, कितना गहरा है, या खाली ये हवाई किले हैं बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो डे बाय डे गिरती जा रही है, क्योंकि स्टेट वाइज जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ के नेता जागरूक नहीं होंगे, अदर स्टेट्स के जो पिछड़े हुए हैं, वो पिछड़े हुए स्टेट्स के लोग यहाँ आकर बेचारे, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, इतना दुर्व्यवहार होता है उनके साथ। महाराष्ट्र में तो उन्हें दे के मारा जाता है इनको, यूपी और ये जितने बिहार से आते हैं खड़े कर करके, कभी मैं देखता हूँ वीडियोस में, कभी मुर्गे बनाया जा रहा है उनको, कभी थप्पड़ मारे जा रहे हैं उनके मुंह पे। दिल्ली तो फिर भी चलो भाई दिलदारों के यहाँ तो आदमियों को अच्छी तरह, इनको फिर भी काफ़ी फैसिलिटी दी जाती है, जितने भी आते हैं अदर स्टेट से, हर एक को गले लगा लेते हैं यहाँ तो लोग। लेकिन आप महाराष्ट्रियंस को देखिए, वो तो नहीं लगाते, क्योंकि वो फेडअप हो गए हैं। वहाँ भीड़ बढ़ गई, जब भीड़ हो जाती है, ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो देखेंगे आप ही देखेंगे, आपके आसपास ही 15-20 आदमी अगर खड़े हो जाएं, उल्टी सीधी बातें करने लग जाएं, तो आप खुद तंग हो जाएंगे। तो इसका इलाज यही है कि जो माइग्रेट ना हो पीपल, इनके जो नेता हैं, इनकी स्टेट्स के, इनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचें, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाया जाए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लाया जाए, एजुकेशन उनकी अच्छी करी जाए। क्योंकि ये ना हो कि, मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया की हर स्टेट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, हर स्टेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने चाहिए, हर स्टेट में सी पोर्ट्स होने चाहिए, एयरपोर्ट्स होने चाहिए। अब ये मेट्रो चलाइए, हर स्टेट में मेट्रो होनी चाहिए। आप इतना कर्जा ले ही रहे हो, जब बाहर से किसी और भी कंट्री से ले रहे हो तो इनके डेवलपमेंट के लिए भी ले लो आप कर्जा। बिहार यूपी में भी मेट्रो चलाओ, सब जगह बुलेट ट्रेन चलानी है आपने, बिहार में चला दो पहले, तो वहाँ के लोगों को काम धंधा मिले। अब यहाँ चला रहे हो जी, गुजरात चला दी, वहाँ चला दी, मुंबई टू गुजरात चला दी, ये चला दी, वो चला दी, वहाँ चलाओ आप। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो प्रोसीजर हैं, उनको इजी करना चाहिए, गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स हैं उनको इजी करना चाहिए। टैक्स स्लैब एक होना चाहिए कि जिसमें कम टैक्स स्लैब होगा तो टैक्स चोरी कम होगा। आप हाई टैक्स स्लैब रखेंगे, किसी के लिए कितना, किसी के लिए कितना, वही आप कैटेगराइज कर देंगे जी, इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना। आप एक स्लैब रख दीजिए आप, यूएई की तरह।
आप 5-10% का टैक्स रख दीजिए, देख लिए कोई भी चोरी नहीं करेगा। अरे टैक्स स्लैब रख दिया 30%, अब 100 रुपये कोई कमा रहा है 30 रुपये पे करेगा, क्यों करेगा वो पे? अब हम कहते हैं पाकिस्तान बहुत गंदी कंट्री है, मैं तो हर कंट्री से सीखता हूँ, मुझे तो कोई गंदी नहीं लगती कोई कंट्री, मैं तो हर अच्छी बात सीखता हूँ हर कंट्री की। अमेरिका से मैं ये सीखता हूँ कि अपना एटीट्यूड हाई रखना चाहिए हमेशा, कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, पिछड़ा हूँ, ये हूँ, ये वही चीज़ें पढ़ाते रहते हैं पब्लिक को और लड़ाते रहते हैं आपस में। अमेरिका कभी नहीं कहता मैं पिछड़ा हूँ, तो मैं तो अमेरिका से यही सोचता हूँ, सीखता हूँ कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट, बस ठीक है, मैं ऊपर हूँ सबसे, ठीक है। जर्मनी के बंदे जो हैं, जर्मन पीपल हैं, वो हमेशा अपग्रेड करते हैं अपने आप को। जर्मनी में अगर किसी ने, आप सपोज़ कीजिए कि कोई हुंडई की गाड़ी चला रहा है, कोई वरना चला रहा है, तो उसको ये होता है कि मेरे को अपग्रेड करना है, हुंडई के बाद मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, मर्सिडीज़ लिए तो मुझे मर्सिडीज़ के बाद फरारी लेनी है, या कोई और मज़राटी लूँगा, या कोई और मैं लैम्बोर्गिनी लूँगा। तो ये उनकी सोच होती है वहाँ के यूथ की या लोगों की कि हाँ मेरे को अपग्रेड करना है अपने आप को। वो कभी नीचे पीछे की तरफ नहीं जाते, ये पीछे की तरफ जाने का रास्ता बताया जाता है इंडिया को, पीछे जाओ, नहीं नहीं यार अभी तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे बोलते। तो आपको अपने आप ही अपने आप को अपग्रेड करना है। चाइना से सीखिए आप, चाइना में स्किल्ड लेबर है, तो यहाँ पे भी स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। यहाँ पे स्किल्ड लेबर है नहीं, कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, बस सरकारी स्कूल है, वहाँ पे सरकारी स्कूलों में कुत्ते मुँत रहे हैं, वहाँ पे वहीं मास्टर बैठे हैं, वहीं बच्चे बैठे हैं। बाढ़ आ गई हो तो आधे डूब गए, आधे घर को चले गए। बिहार जैसी स्टेट्स में कोई स्कूल तक अच्छे नहीं बना रखे हैं इन्होंने, बताओ। तो क्या आप करेंगे? हर स्टेट में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की। आप जाइए बाहर विज़िट करके आइए, देखिए वहाँ पे कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या कर रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, कैलिफोर्नियाज़ में यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वहाँ कैसे पढ़ाई होती है। आप भी वही अपना पैटर्न अपनाइए यहाँ पे, सेम पैटर्न क्यों नहीं अपनाते आप? टैक्स स्लैब कम रखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्मूथ कीजिए। देखिए सरकारी अफसर कौन तंग कर रहा है किसको, उसके खिलाफ़ एक्शन लीजिए। कि क्यों बिना मतलब के किसी का काम होल्ड करके क्यों रखा हुआ है बिना मतलब के लिए। ज़्यादा कागज़ मत मांगिए। अगर आपने सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल कर ही दिया है तो फिर आदमी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो फिर सरकारी दफ्तर में जा कर के फिर खड़ा है लाइनों में, अगर सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल हो गया तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर मैं इसमें बोलूँगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए, गंदगी ना फैलाइए, अपनी अपनी स्टेट्स को डेवलप करिए, बस। जय हिंद, जय भारत।